नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे भारत अपनी पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों से तो मजबूती से निपट ही रहा है, बल्कि साथ ही फ्यूचर में आने वाले टेक्नोलॉजी और डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकीय बदलावों के लिए भी खुद को पूरी तरह तैयार कर रहा है। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो देश की मौजूदा स्थिति की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर कर देगा। तो आज हम मुख्य रूप से 4 बड़े अपडेट्स को डिकोड करेंगे। पहला, हमारे पुराने होते डैम। दूसरा, भारत और साउथ कोरिया का शानदार टेक गठबंधन। तीसरा, बायो एनर्जी कैसे क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन बन रही है। और चौथा, आंध्र प्रदेश में हो रहा एक हैरान कर देने वाला डेमोग्राफिक बदलाव। चलिए सीधा चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। भारत के विशाल जल बुनियादी ढांचे के अंदर एक बहुत बड़ा संकट छिपा है और हम उसी के समाधान पर बात करेंगे। अब ये बात तो शायद हम सब जानते हैं कि अमेरिका और चीन के बाद भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा यानी 5,700 से भी अधिक बड़े बांध हैं। लेकिन ये 19% का जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने हाल ही में 439 जलाशयों की स्टडी की और पता है क्या निकला? सिल्टेशन मतलब गाद जमा होने की वजह से इन जलाशयों ने अपनी एवरेज 19% स्टोरेज कैपेसिटी खो दी है और ये कैपेसिटी हर साल 0.74% की दर से कम भी हो रही है। मतलब हमारे कई डैम तो अपनी डिजाइन लाइफ पूरी करने वाले हैं या कर भी चुके हैं। अब सवाल यह है कि इस विशाल संरचनात्मक समस्या का सलूशन क्या है? तो इसका जवाब है ड्रिप यानी डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। 2012 में इसके पहले फेज में 223 बांधों को कवर किया गया था और अब अक्टूबर 2021 से इसके दूसरे और तीसरे फेज शुरू हो चुके हैं, जो 19 राज्यों के 736 डैम तक पहुंच गए हैं। इसका टोटल बजट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 10,211 करोड़ रुपए, जिसमें से लगभग 7,000 करोड़ की एक बहुत बड़ी फंडिंग वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB से आ रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजिंग वाले इस AIIB में भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। लेकिन बात सिर्फ पैसे लगाने की नहीं है, हम टेक्नोलॉजी और पॉलिसी का भी स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे धर्मा DHRMA पोर्टल तो ही ले लीजिए। इसके जरिए इन बांधों की प्रॉपर डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है। इसके साथ ही डैम सेफ्टी एक्ट 2021 लागू किया गया है, जो भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय कानून है जो इन बड़े स्ट्रक्चर्स की लंबी उम्र और सुरक्षा की गारंटी देता है। अब डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे विषय की, भारत दक्षिण कोरिया तकनीकी गठबंधन। देखते हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर रहे हैं। अगर हम भारत और साउथ कोरिया के रिश्तों की टाइमलाइन देखें तो ये सफर सच में कमाल का रहा है। 1950 के दशक में जब कोरियाई युद्ध चल रहा था, तब भारत ने न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन की अध्यक्षता करके एक बड़ी कूटनीतिक मदद की थी। फिर 2009 में हमारा सीपा एग्रीमेंट लागू हुआ। 2015 में दोनों देशों के बीच एक विशेष रणनीतिक साझेदारी बनी और आज 2024 में हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है ना, वो लगभग $27 बिलियन के एक बहुत ही बड़े आंकड़े को छू रहा है। और आज के टाइम में इस रिश्ते का जो सबसे बड़ा फोकस है वो है फ्यूचर टेक्नोलॉजी, खासकर सेमीकंडक्टर। इन दोनों देशों की पॉलिसीज एकदम एक दूसरे के लिए बनी लगती हैं। एक तरफ साउथ कोरिया का के चिप्स एक्ट है, जिसे सैमसंग और SK हाइनेक्स जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों का सपोर्ट है, और दूसरी तरफ हमारा अपना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फुल स्पीड में चल रहा है। ये दोनों इनिशिएटिव्स एक दूसरे को इतना परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में ये दोनों देश मिलकर एक बहुत ही मजबूत टेक अलायंस बना सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अपने तीसरे अपडेट की तरफ, बायो एनर्जी, जलवायु समाधान। ये सीधे तौर पर उस पॉल्यूशन से जुड़ा है जो हम हर दिन फेस करते हैं। खासकर सर्दियों में पंजाब और हरियाणा में पराली जलने से दिल्ली NCR का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना डरावना हो जाता है, ये हम सबको पता है। इसका एक बहुत ही शानदार 3-in-1 सॉल्यूशन है, डिसेंट्रलाइज्ड बायो एनर्जी सिस्टम्स। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ये एग्रीकल्चरल वेस्ट को मैनेज करता है, देश की एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाता है और सबसे जरूरी बात, एयर पोल्यूशन को सीधे तौर पर कम करता है। अगर इसके पीछे की साइंस समझें तो इसमें मेनली 2 प्रोसेस होते हैं। पहला है गैसिफिकेशन, जिसमें सॉलिड बायोमास को सिन गैस में बदला जाता है। सिन गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक पावरफुल मिक्सचर, जिससे बिजली बन सकती है। और दूसरा प्रोसेस है एनारोबिक डाइजेशन। इसमें ऑर्गेनिक कचरे को मीथेन से भरी बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है
और साथ ही बहुत बढ़िया क्वालिटी का बायो फर्टिलाइजर भी मिल जाता है। मतलब लिटरली कचरे को सोने में बदला जा रहा है। और इस पूरे ट्रांजिशन को जमीन पर उतारने के लिए सरकार की कई अहम स्कीम्स चल रही हैं, जैसे सैटैट स्कीम, जिसका टारगेट है बायो सीएनजी के 5000 प्लांट्स लगाना। फिर है गोबर धन योजना, जो गांव में गाय के गोबर और दूसरे कचरे को बायोगैस में बदल रही है। ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के नेशनल बायो एनर्जी मिशन के अंडर चल रहा है, ताकि खेती के कचरे को गाड़ियों और फैक्ट्रियों के ईंधन में आसानी से बदला जा सके। अब आते हैं अपने चौथे और शायद सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाले टॉपिक पर, जहां एक राज्य अपनी ऐतिहासिक जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी को पूरी तरह से पलट रहा है। ये 40,000 रुपए का फिगर ना कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में जन्म दर बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही हैरान करने वाले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। अगर किसी का दूसरा बच्चा होता है तो 25,000 रुपए, तीसरे पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे पर सीधा 40,000 रुपए दिए जाएंगे। हमारे देश में जहां हमेशा से पॉपुलेशन कम करने की बात होती रही है, वहां राज्य स्तर पर इस तरह की प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी आना सच में बहुत बड़ी बात है। पर सवाल यह है कि ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है। इसका जवाब डेटा में एकदम साफ दिखता है। आंध्र प्रदेश का जो टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर है, वो घिरकर 1.5 पर आ गया है, जो 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से काफी नीचे है। इस गिरावट ने राज्य सरकार की नींद उड़ा दी है। उन्हें मुख्य रूप से दो चीजों का डर है। पहला, डिलिमिटेशन। अगर पॉपुलेशन घटी तो भविष्य में लोकसभा में उनकी सीटें कम हो सकती हैं। और दूसरा, तेजी से बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी, जिसका सीधा मतलब है पेंशन और हेल्थ केयर पर पड़ने वाला भारी आर्थिक दबाव। हालांकि इस पॉलिसी की काफ़ी आलोचना भी हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ नकद प्रोत्साहन या कैश देने से बात नहीं बनती, क्योंकि आज के टाइम में रहने का खर्चा इतना बढ़ गया है और महिलाओं की अपनी करियर एस्पिरेशंस भी हैं। अगर हम ग्लोबल डेटा देखें तो जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में भारी भरकम कैश इंसेंटिव्स भी जन्म दर बढ़ाने में पूरी तरह फेल रहे हैं। इसके अलावा आलोचकों का मानना है कि ये कदम भारत के ऐतिहासिक 2 बच्चों के नियम और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बिल्कुल खिलाफ जाता है। ऐसे डेमोग्राफिक बदलावों को ट्रैक करने के लिए एक्सपर्ट्स एक खास फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एजिंग इंडेक्स कहते हैं। इसमें 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र की पॉपुलेशन को 0 से 14 साल के बच्चों की पॉपुलेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इससे एकदम सटीक अंदाज़ा लग जाता है कि समाज में बच्चों के मुकाबले बुजुर्गों का अनुपात कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इन सभी फैक्ट्स और डेटा को एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। क्या तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी भारत का अगला सबसे बड़ा और अनदेखा संकट है? एक तरफ हमें डिलिमिटेशन और पॉलिटिकल पावर कम होने का डर है और दूसरी तरफ हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल की ऐतिहासिक अप्रोच। भारत का नेशनल टीएफआर भी अब 2.0 पर आ गया है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। क्या हम एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं जहां हमारी पुरानी नीतियां हमारे भविष्य से टकरा रही हैं? यह निश्चित रूप से गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम इसी सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और हमेशा कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहिए। धन्यवाद।